बैटरी बताइए, तो इतना देर पढ़ा दिए। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज जा रही होगी? सभी लोग एक बार फटाफट करके बताएंगे मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक। अगर आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अभी आपकी क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि होली के बाद जो ये क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आज हम पहली बार आपके सामने में लाइव आए हैं होली के बाद। इससे पहले 7 वीडियो हम आपको पढ़ा चुके हैं। याद रखिएगा, एनसीईआरटी 9 10th के साइंस को हम कवर कराएंगे और हमारा कोशिश रहेगा थोड़ा फास्ट कराने का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसमें हम जरूर समय आपको देंगे। इजी क्वेश्चंस में हम आपको टाइम नहीं देंगे, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी हमको कवर करानी है। 9th और 10th दोनों हम आपको यूट्यूब चैनल पे कराएंगे और ये आपको एक वजह से ये क्लासेस देखने को मिलेगा। इससे पहले जो हम क्वेश्चंस करा रखे थे, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कि आप भी गए थे और आज हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को शुरुआत कर रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, इसका पीडीएफ प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे सब के सब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के ओरिजिनल क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और बेसिक अगर आपका मजबूत करना, बेसिक अगर आपको लगता है कि हमको मेरा बहुत मजबूत होना है, तो आप इस एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चंस को आप जरूर करिएगा, तब जाकर के आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन की क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है, तो निर्माण करने की बात आती है तो दिमाग में आपको आएगा कि दो या दो से अधिक तत्व अगर मिलाएंगे तो या तो यौगिक होगा, नहीं तो मिश्रण की बात आएगी। अगर हम यौगिक कहते हैं तो इसका मतलब निश्चित अनुपात की हम बात करेंगे। इसके लिए कंडीशन हमारा बस यही हो जाएगा कि इसमें निश्चित अनुपात का होना जरूरी होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर निश्चित अनुपात होना चाहिए, निश्चित अनुपात में हमारा होता है। लेकिन अगर हम लोग मिश्रण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर निश्चित अनुपात हमारा नहीं होता, ये अनिश्चित अनुपात हमारा होता है। ये चीज आपको ध्यान है, यहाँ पर अनिश्चित अनुपात की हम बात करते हैं, उसका प्रॉपर कोई रेशियो हमारा नहीं होता है। ये अनिश्चित अनुपात में हमारा प्रॉपर रेशियो हमारा नहीं होता है। यौगिक में हमारा बस यही खासियत होता है, यौगिक की अगर बनने की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा प्रॉपर रेशियो हमारा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मामला यह है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा हम जानने की कोशिश, आंसर तो हमारे मिल गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अहम है, इसको हम लोग इसीलिए थोड़ा बारीकी से देखते हैं। अगर किसी सॉल्यूशंस की बात करते हैं, किसी विलयन की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखना जो सॉल्यूशन हमारा होता है ट्रू सॉल्यूशन होगा। कोलाइड्स और सस्पेंशंस की हम बात करते हैं, अगर आप ट्रू सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो जो पूरी तरीके से हमारा घुल जाता है पानी के अंदर, उसको ट्रू सॉल्यूशन हम करते हैं। और जब कोई भी चीज पूरी तरीके से घुल जाता है तो आपको आर पार दिखाई देगा, इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, ये पारदर्शी होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ट्रू सॉल्यूशन हमारा कैसा बात कहेंगे, पारदर्शी हमारा होता है। लेकिन अगर कोलाइड्स की अगर हम बात करते हैं कि आप कोलाइड्स की अगर आप बात करते हैं, तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम दूध की बात कर रहे हैं, तो दूध में जो फैट वगैरह होता है ये हमारा कोलाइड्स, हमारा दूध, हमारा जो मिल्क होता है वो कोलाइड्स होता है। हमारा ब्लड भी क्या कहेंगे, कोलाइड्स होता है। आइसक्रीम भी हमारा क्या कहेंगे, कोलाइड्स है। तो आप ध्यान रखें मेरे भाई, जो कोलाइड्स की हम बात करते हैं उसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स उसके अंदर हमारा तैरते हुए रहता है, और हम कहते हैं उसका साइज कितना होता है, साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन ये बहुत छोटा साइज का हमारा इसमें पार्टिकल होता है, इसलिए कहते हैं कि वो पूरी तरीके से उसको ट्रू सॉल्यूशन मानते हैं। तो 10 एंगस्ट्रॉम से अगर हमारा कम होगा साइज तो हम कहेंगे वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होगा, और 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम अगर हमारा होता है तो उसको ट्रांसोल्यूशन कहते हैं, वो हमारा कोलाइड्स होता है। लेकिन अगर सस्पेंशन की बात करते हैं, इसको निलंबन हम हिंदी में कहते हैं, इसको हम लोग निलंबन के नाम से हम लोग जानते हैं। जो निलंबन हमारा होता है, इसके साइज पर आपको ध्यान रखना, इसका जो साइज होता है वो आपको 1000, ध्यान रखना 1000 एंगस्ट्रॉम से भी हमारा ज्यादा होता है। अगर 1000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। और इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, ये ओपेक बॉडी की तरह हमारा काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा ओपेक बॉडी होता है। ये हमारा ओपेक बॉडी की तरह हमारा काम करता है, जिससे कि हम कहते हैं कि आर पार होता ही नहीं है, क्योंकि उसके साइज बड़े हो जाते हैं, इसलिए आपको ये ओपेक बॉडी की तरह ये हमारा काम करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ओपेक बॉडी हम लोग किसको कहते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी को कहते हैं। यहीं पर हम लिख देते हैं ये हमारा कैसा बात कहेंगे, नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी के नाम से जानते हैं, ये हमारा नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी हो जाता है, यानी कि जैसे प्रकाश आर पार नहीं होगा और आर पार आपको दिखाई भी नहीं देता है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, अंतर बस हमारा यही है कि साइज में अंतर होता है, इस तरीके से हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली चीज को हम लोग यहां पर देखने चलते। अगला हमारा कहता है मिश्रण कितने प्रकार का होता है। मिश्रण हमारा 2 प्रकार का होता है।
एक तो समांगी मिश्रण होगा, एक हमारा विसमांगी मिश्रण होता है, जैसा कि आपको पता होगा। अगर समांगी मिश्रण की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई होमोजेनेटिकली हम कहते हैं कि एक समान थ्रू आउट हमारा एक समान होता है, और अगर हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि थ्रू आउट हमारा एक समान नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो जब कभी भी आपसे समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण की अगर बात करता है, ये मिश्रण दो प्रकार के हमारे होंगे। एक कंप्लीट रूप से हमारा थ्रू आउट हर एक जगह सेम होगा तो होमोजीनियस, और थ्रू आउट हर जगह सेम नहीं होगा तो उसको हेट्रोजीनियस के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो सही जो कथन है उसका चयन करना है, तो सही कथन को चुनना है। तो मेरे भाई समांगी जो मिश्रण होता है उसमें एक ही प्रावस्था होती है, बिल्कुल सही बात है। आपको ध्यान रखना है जब कभी भी हम होमोजीनियस की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, होमोजीनियस की हम बात करते हैं। नाम से ही पता चलता है होमो का मतलब एक समान होता है, होमोजीनियस को हम लोग कहते हैं ये हमारा समांगी होता है। और होमोजीनियस मिश्रण की हम बात कर रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं। इसी को अगर हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो समांगी मिश्रण के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा समांगी मिश्रण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर कोई हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होगा, समांगी मिश्रण अगर हमारा होता है तो आपको ध्यान रखना मेरे पास, इसका सिंगल फेज होता है। इसका कितना फेज होगा, कहेंगे इसमें फेज 1 होता है, यानी कि इसकी अवस्था एक अवस्था होती है, ये सिंगल फेज का होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें कितने फेज होंगे मेरे भाई, तो सिंगल फेज होता है। याद रखना एक ही अवस्था होती है इसकी। इसकी कितनी अवस्था होगी, तो इसकी एक ही अवस्था होती है, ये बात आपको ध्यान रखना। दो अवस्था नहीं होगा, एक ही अवस्था हमारा होता है, ध्यान, सिंगल फेज हमारा होता है। लेकिन अगर कोई हमारा हेट्रोजीनियस अगर हमारा होता है तो आपको ध्यान रखना है कि हेट्रोजीनियस में हमारा क्या होता है, तो इसमें मल्टीपल हमारे फेजेज होते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात कर लें तो इसमें हम कहते हैं कि अलग अलग तरीके से हम लोग यहां पर देखेंगे। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना, इसको विसमांगी मिश्रण हम लोग कहेंगे। और जो हेट्रोजीनियस हमारा होगा इसमें मल्टीपल फेज होता है। इसमें कितना फेज होगा, कि इसमें हमारा मल्टीपल फेज होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मल्टीपल फेज होगा यानी कि एक से अधिक अवस्था यहां पर होगी, यहां पर हमारा एक ही अवस्था होती है। इसमें एक से अधिक अवस्थाएं होती है। एक से अधिक अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो एक से अधिक अवस्था हमारा कहां पर होगा, तो एक से अधिक अवस्था हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा यहां पर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि समांगी मिश्रण में एक ही प्रावस्था होती है, एक सिंगल फेज होता है, एक सिंगल फेज होता है, यहां तक सही है। आगे कहते हैं मेरे को, जैसे कोलाइड की हम बात करते हैं, मेरे को जो कोलाइड हमारा होता है ना, ये होमोजेनियस नहीं है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारा होता है। कोलाइड हमारा कैसा कहेंगे, यहाँ पर हेट्रोजीनियस की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये होमोजीनियस हमारा नहीं होगा। यहाँ कोलाइड कह रहा है कि हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हमारा होगा। अच्छा, कोलाइड की बात करें तो कोलाइड की अगर बात करेगा मेरे भाई, तो ये हेट्रोजीनियस होता है। और ये सिंगल फेज की अगर बात करते हैं, सिंगल फेज हमारा होमोजीनियस में होता है, तो ये होमोजीनियस हमारा है। तो होमोजीनियस कभी हेट्रोजीनियस हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कोलाइड की वजह से हम कहेंगे ये गलत हो जाएगा। और कोलाइड कहने का मतलब हमारा जो ब्लड वगैरह होता है वो कोलाइड होता है। अगर हम ब्लड की बात कर लेते हैं, अगर हम मिल्क की बात कर लेते हैं, ये सब क्या है, ये सब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखने, कोलाइड्स हमारे होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये समांगी मिश्रण, यहाँ कोलाइड हमारा विसमांगी है तो कभी मैचिंग नहीं होगा, ये गलत हमारा हो गया। तो ये हम लोग आंसर करेंगे नहीं। आगे चलते हैं। विसमांगी मिश्रण में दो प्रावस्थाएं होती है, दो या दो से अधिक हो सकता है। जैसे कि हम निलंबन की हम बात करते हैं, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट हमारा दे रखा है। अगर विसमांगी की अगर हम बात करेंगे तो विसमांगी हमारा इसमें मल्टीपल फेजेस होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी एक से अधिक अवस्थाएं पॉसिबल है, तो दो अवस्था पॉसिबल है, एकदम हो सकता है हेट्रोजीनियस के लिए। तो विसमांगी जिसको हम लोग हेट्रोजीनियस कहते हैं, ये बिल्कुल हमारा राइट स्टेटमेंट दे रखा है। इसी में तीसरा स्टेटमेंट को अगर हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट हमारा होता है वो क्या कहता है कि समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण से तत्वों से निर्मित होता है, ये बोला गया मेरे भाई। तो ये गलत लिखा हुआ है। समांगी मिश्रण से समांगी मिश्रण तत्व से निर्मित होता है, तत्व से निर्मित होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, और ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर तत्व की हम बात करेंगे, मिश्रण की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसका कोई, यहाँ पर हम कहेंगे कोई स्टेटमेंट हमारा ये सही नहीं है, ये यहाँ पर इस चीज को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। विसमांगी मिश्रण यौगिक से निर्मित होता है, ये भी हमारा नहीं है। तो इस दोनों को हम लोग छांट देंगे मेरे भाई। तो हम कहेंगे हमारी जो सही स्टेटमेंट हमारे ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, तत्व हमारा क्या होता है। तो जब तत्व की बात करते हैं, एलिमेंट की बात करते हैं, आपको पता होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 को तत्व हमारा होता है। और तत्व की बात करते हैं तो हमारा एक सिंपलेस्ट पदार्थ हमारा होता है और समान परमाणुओं से वो निर्मित होता है, उसी को तो तत्व कहते हैं। अगर दो या दो से अधिक तत्व अगर मिल जाएंगे तो उसको हम लोग यौगिक कह देते हैं। और समान परमाणुओं से निर्मित होना चाहिए, सरलतम पदार्थ हमारा होना चाहिए, तत्व कहलाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो तत्व हम उसको कहते हैं जो सरलतम पदार्थ होता है, यानी कि सिंपल सब्सटेंस होता है, और साथ ही साथ ये समान परमाणु से निर्मित होता है, यानी कि परमाणु जो होते हैं वो एक समान होने चाहिए, तो उसको तत्व कहते हैं। तो आप यहां पर कहेंगे ये हमारा तत्व होता है, तो हम कहेंगे ये दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारा है। अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो ये हमारा एक यौगिक होगा, चूंकि यौगिक कहने का मतलब NaCl की हम बात करते हैं। और NaCl में आप देख लीजिए दो या दो से अधिक तत्व है, इसका मतलब दो या दो से अगर अधिक तत्व होता है उसको हम लोग यहाँ पर यौगिक कहते हैं। इसका मतलब ये हमारा सॉल्ट जो होगा ये हमारा क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा सिंपल यहाँ पर यौगिक है।
अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड हमारा एयू होता है, जिसको सोना कहते हैं मेरे भाई, यही हमारे तत्व होते हैं, इसी को हम एलिमेंट कहते हैं, यही हमारे तत्व होंगे, ये हमारे सही हो जाएंगे। अगर हम यहां पर बात करते हैं हया की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, हया हमारा क्या कहेंगे, यहां पर घास होता है, इसका भी एक केमिकल फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा एक यौगिक होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा एक यौगिक होता है। चीनी आपको जानते होंगे, शुगर की बात करते हैं, और शुगर का जो हमारा फॉर्मूला होता है C11H22, और O11 हमारा होता है, ये शुगर हमारा, जिसमें हम कहते हैं हमारा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं यहां पर सुक्रोज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये एक यौगिक है हमारा, चीनी हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हमारा एक यौगिक होगा। तो आपसे तत्व की बात कर रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और जो सोना हमारा होता है, ये सबसे अधिक, ध्यान रखिएगा, तत्व की बात करते हैं तो सबसे अधिक औधात्य वर्धनीय तत्व हमारा ये होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक औधात्य वर्धनीय जो तत्व हमारा होता है, सबसे अधिक औधात्य वर्धनीय अगर हमारा कोई तत्व हमारा है तो वो सोना होता है। सबसे अधिक औधात्य वर्धनीय तत्व हमारा ये होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक औधात्य वर्धनीय तत्व होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम सोना की बात करें, इसका सिंबल एयू होता है, और ये लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में आता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा एलिमेंट होगा, तो कहेंगे ये जल्दी किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, ये लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आता है, ये बात आपको ध्यान रखना। यहां तक कि पानी के साथ वगैरह रिएक्शन हमारा नहीं करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने में भी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव की हम बात करते हैं। इसका मतलब मेरे भाई, दो या दो से अधिक द्रव को घुलनशील बनाने की यहां पर बात कही जा रही है। तो दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिनके क्वथनांक की बात यहां पर कही जा रही है। हम किसकी बात करेंगे, तो यहां पर हम क्वथनांक की बात करेंगे, आपको ध्यान रखना है। हम किसकी बात करेंगे, तो हम यहां पर क्वथनांक की बात करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर देते हैं। क्वथनांक का अंतर कितना, तो 25 केल्विन आपको दे रखा है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। क्वथनांक का अंतर हमारा क्या, तो 25 केल्विन से हमारा क्या कहेंगे, कम होता है, ये लिखा हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये 25 केल्विन से हमारा कम होता है, अंतर की बात कर रहा है, से कम हमारा होता है, तो क्या करेंगे, किस विधि द्वारा हम इसको पृथक करते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जब कभी भी दो द्रव पदार्थ को अलग करने की बात आती है, तो आपके पास यहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस हमारा होता है। तो एक तो हमारा आसवन विधि होता है, एक को हम लोग कहते हैं कि हमारा आसवन विधि द्वारा हम अलग करते हैं, दो द्रव को अलग करते हैं। और आसवन विधि का इस्तेमाल हम लोग वहीं पर करेंगे जहां पर बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर होगा, क्वथनांक बिंदु का जो अंतर होगा, बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर हमारा होगा, वो कितना होना चाहिए, कि बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस हमारा होगा। बॉइलिंग पॉइंट के अंतर की बात कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा टेम्परेचर में अंतर की बात कही जा रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट में आप अगर बॉइलिंग पॉइंट में तापमान में अंतर की बात अगर 75 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इसको यहां पर 75 डिग्री सेल्सियस अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस से अगर हमारा ज्यादा होता है, तो कहेंगे जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा होना चाहिए वो 25 केल्विन से भी हमारा ज्यादा होगा। क्योंकि तापमान में कभी भी अंतर की बात होती है ना, तो आप डिग्री सेल्सियस में इसको लिखिए या फिर इसको आप केल्विन में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो तापमान में अंतर को सेल्सियस में लिखिए कि केल्विन में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए अगर आपको कभी भी सेल्सियस और केल्विन में से किसी की अगर बात करेगा तो घबराना नहीं, आपको आंसर सटीक तरीके से करके आना है। ये नहीं कहना कि हम तो सर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बोलेगा तो आसमान विधि द्वारा करेंगे और 25 से कम होगा तो प्रभाजी आसमान विधि द्वारा। हम तो ये पढ़े थे, पता चला सर यहां तो केल्विन दे दिया और तुम कंफ्यूज करके गलती कर दोगे आंसर। इसलिए अंतर की बात हो रही है, तापमान में अंतर की बात हो रही है, तो तापमान में जब भी अंतर की बात आती है तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस हमेशा बराबर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अगर 25 केल्विन बोले कि 25 डिग्री सेल्सियस बोले, याद रखिएगा मेरे भाई, वो दोनों तापमान में अंतर के लिए हमारा बराबर होता है कभी भी। तो ऐसी परिस्थिति में हम सीधा सीधा कह सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं दो द्रव हमारा है और दोनों द्रव के तापमान में, दोनों द्रव के बॉइलिंग पॉइंट का अंतर अगर मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा है, तो आसवन विधि द्वारा हम यहां पर अलग करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर हम यहां पर प्रभाजी आसवन विधि की अगर बात करते हैं, अगर हम यहां पर प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस हमारा होता है। और प्रभाजी आसवन विधि में आपको ध्यान रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट का अंतर हमारा होना चाहिए वो हमारा कितना, तो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस हमारा होना चाहिए। या फिर अगर सेल्सियस में बोलेंगे तो उतना बोलेंगे, केल्विन में भी बोलेंगे तो हम उतना ही बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केल्विन में 25 डिग्री सेल्सियस हम नहीं कहेंगे, केल्विन में 25 केल्विन, सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस हम कहेंगे, दोनों हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसलिए मेरे पे कंफ्यूजन में नहीं रहना, दो द्रव को हम लोग अलग करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपसे 25 डिग्री केल्विन से कम अगर क्वथनांक में अंतर की बात कर रहा है, इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट में जो हमारा अंतर है वो हमारा 25 डिग्री केल्विन, 25 केल्विन से भी हमारा कम है। अगर 25 केल्विन से अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम उसको अलग करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसी विधि द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह को भी हम अलग अलग करते हैं। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस हमारा होता है, आपको ध्यान रखना है, ये प्रोसेस हमारा किसके लिए होगा, तो पेट्रोलियम पदार्थ को अलग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। हम किसको, तो पेट्रोलियम पदार्थ की हम बात करते हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ को अलग करने की जब कभी भी बात होती है, इसको अलग करने की जब कभी भी बात होती है, अलग करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम लोग अलग करते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये दो कंडीशंस आपको याद रखना है।
आगे हम बात करते हैं आसवन विधि द्वारा कहां पे करते हैं कि अगर हम पानी है और पानी के साथ मेरे भाई हम कहते हैं कि पानी में एसीटोन मिला हुआ है, पानी और एसीटोन का मिश्रण है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा कहते हैं तो 56 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मेरे बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस से हमारा ज्यादा हो जाता है। जब ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आसवन विधि द्वारा इसको अलग करते हैं। इसी तरीके से हम लोग चेक करके हम लोग बताते हैं कि किस द्रव को कैसे हम अलग करेंगे, यही इसका तरीका होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है कि वायु के घटक गैस को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करते हैं। तो मेरे भाई वायु के घटक की बात कही जा रही है, तो वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर इसको पृथक करने के लिए द्रवित वायु का हम क्या करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो जब कभी भी गैस को अलग करने की बात आती है ना, तो उसके लिए सिंपल सा वे है मेरे भाई, याद रखना वायु के घटक के गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करते हैं, तो हम लोग इसको भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां भी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि मान लेते कि ये हमारा वायु है, तो वायु में आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन होता है, वायु में आप देखते हैं इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन हमारा होता है और भी अदर गैसेस हमारे होते हैं। लेकिन मेरे भाई इन दोनों को जब आप देखिएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसके बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप देखिएगा तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर हमारा होगा, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का जो हमारा अंतर होता है, याद रखना इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर होता है वो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस से हमारा क्या होता है, कम होता है। ये 25 डिग्री सेल्सियस से हमारा क्या होता है, कम होता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से अगर हमारा कम होगा तो जाहिर सी बात है हमारे वायु में ये सब गैसेस होते हैं, इसको अलग करने की अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को जैसे हम कलेक्ट कर लिए और देखेंगे ना, तो दोनों का हमारा बॉइलिंग पॉइंट में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से हमारा कम होता है और जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस से हमारा कम होगा तो हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा उसको अलग करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इसमें से आपसे पूछा गया कौन सा हमारा कोलाइड होता है। तो मेरे भाई जो कोलाइड की हम बात करते हैं, हमारा ब्लड कोलाइड होता है, मिल्क कोलाइड होता है, दूध कोलाइड होता है, ये सब हमारा होता है। तो हम लोग यहाँ पर चोकर तो नहीं होगा क्योंकि हमारा ठोस, ये नमक भी हमारा नहीं होगा, हवा भी हमारा नहीं होगा, हम कहेंगे बादल की हम बात करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो जो बादल हमारा होता है उस बादल की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई बादल हमारा क्या होता है, यहाँ पर बादल हमारा कोलाइड्स कहलाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बादल हमारा क्या होता है, उसको हम लोग बादल को कोलाइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं, बादल हमारा यहाँ पर कोलाइड्स होता है, इसके इंग्लिश नाम गलत लिखे हुए हैं हमारे टाइपिस्ट के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बताइए किसमें ऊर्ध्वपातन हमारा नहीं हो सकता, ये आपसे पूछा, कौन ऊर्ध्वपातित हमारा नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। आप डायरेक्ट कहोगे सर ऊर्ध्वपातित कौन नहीं हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं ऊर्ध्वपातन हमारा किसमें होता है, तो ऊर्ध्वपातन नौसादर में होता है। और नौसादर की अगर हम बात करेंगे तो नौसादर को हम लोग क्या बोलते हैं, NH4Cl के नाम से हम लोग जानते हैं। आयोडीन भी हम कहते हैं यहां पर हमारा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, हम कहते हैं कपूर में भी हो जाएगा, लेकिन सल्फर में, गंधक में हमारा नहीं होगा, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। हमने आपको याद कीजिए बताया होगा मेरे भाई कि जब कभी भी आपसे बात कर लेता है नौसादर यानी NH4Cl की बात करता है, इसको अलग करने की बात करेगा, या आपसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात कर लेता है, या फिर अगर आपसे कपूर की बात कर लेता है, या अगर आपसे नेफ्थलीन की गोली की अगर बात कर लेता है, इसमें से अगर किसी की भी बात कर लेता है, या फिर अगर हम यहां पर कहेंगे आयोडीन की अगर बात कर लेता है, तो आपको ध्यान रखना इसको अलग करने की एक ही विधि होती है, वो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम इसको अलग करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको कैसे अलग करेंगे, तो सीधा कहेंगे इसको ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन प्रोसेस से हम अलग करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसे अलग होगा, तो कहेंगे इसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग करते हैं। एक लाइन में कहानी सिंपल है, कहीं भी दिखेगा डायरेक्ट तुम टिक आउट करोगे, तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। परिवर्तन हमारा है, तो कौन भौतिक परिवर्तन हमारा है, मेरे में पेड़ की कटिंग करना, लकड़ी जला देना, लकड़ी को जला रहे हैं आप, केमिकल चेंज हमारा हो जाएगा, लोहा में जंग लगना, केमिकल चेंज हो जाएगा। नमक बनने की बात करते हैं तो नमक हमारा कैसे बनता है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि जब कभी भी अम्ल और क्षार का रिएक्शन होता है, अम्ल और क्षार का जब रिएक्शन हमारा होता है तब जाकर के लवण की प्राप्ति होती है, लवण और जल बनता है। तो मेरे भाई जब लवण का निर्माण हमारा कैसे होगा, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन हमारा होता है, कहेंगे केमिकल चेंज होगा। तो इन तीनों में हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर केमिकल चेंज होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमारा केमिकल चेंज होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ये केमिकल चेंज है। लेकिन पेड़ की कटाई करना ये हमारा फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन की बात करता है, और यदि आपके आंसर हो जाएंगे इसमें केमिकल चेंज होगा, यानी कि यहाँ पर भौतिक परिवर्तन, हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा, और यहाँ पर हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को हम लोग जोड़ेंगे। तो मेरे भाई पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखिएगा, अगर हम पीरियोडिक टेबल को उठाकर अगर हम देखते हैं तो हम लोग को एक बात पता चलता है कि हमारा जो ये पीरियोडिक टेबल हमारा बना हुआ है, इस पीरियोडिक टेबल में 118 तत्वों को हम लोग यहां पर देखते हैं, और इस 118 तत्व में हम लोग क्या पाते हैं, तो ध्यान रखना मेरे भाई कि इसमें अगर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें 91 गो तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर धातु होता है, 91 गो को हम लोग क्या मानते हैं, तो ये हमारा धातु होता है। और इसमें देखिएगा तो 20 ऐसे तत्व हमारे होते हैं जो अधातु की श्रेणी में हमारा आता है, और एक ऐसे इसमें 91 20 और हमारे 7 जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, इसको हम लोग उपधातु कहते हैं, ये बात आपको पता होगा। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना आपको कि 20 को तो धातु अधातु हमारा होता है, 20 में से एक हमारा ऐसा अधातु होता है जिसको हम लोग ब्रोमीन कहते हैं,
और ये जो हमारा ब्रोमीन होता है इसको हम लोग बीआर से हम लोग दिखाते हैं। याद रखना मेरे भाई, रूम टेम्परेचर की हम बात करते हैं। रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में ये पाया जाता है, ये द्रव अवस्था में होता है। रूम टेम्परेचर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर 91 को धातु अगर देखेंगे तो इसमें से अगर हम बात करेंगे मरकरी का पारा की अगर हम बात करते हैं तो पारा भी अगर हम बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर पर हमारा क्या होगा, तो याद रखना ये रूम टेम्परेचर पर आपको ध्यान रखना है, ये भी द्रव अवस्था में हमारा पाया जाता है मेरे भाई। इस 20 गो अधातु की जब कभी भी हम बात करते हैं तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि 20 गो अधातु की जब कभी भी हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, इस 20 अधातु में 11 गो तत्व ऐसे हैं जो कि गैसेस अवस्था में होता है। 11 गो ऐसे तत्व हमारे होते हैं जो अधातु हैं और ये गैसेस अवस्था में होता है। 11 तत्व हमारे किस अवस्था में होगा, ये हमारा गैसीय अवस्था में होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये गैसेस अवस्था में हमारा होता है, ध्यान रखना आपको। 11 गो तो हमारा यही होता है और एगो हमारा कैसी अवस्था में होता है, एक तत्व की बात कर रहे हैं और एक तत्व जो अधातु है वो द्रव अवस्था में हमारा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ये द्रव अवस्था में होगा। और इसके बाद बचा और कितना, तो 11 1 12 12 8 मिलकर के हमारा 20 होगा। तो 8 को तत्व जो हमारे होंगे ये किस अवस्था में होंगे, तो यहाँ पर ठोस अवस्था में हमारे होते हैं। तो मेरे भाई अधातु की ये कहानी होती है, इस तरीके से हम लोग को ध्यान रखना है। तो द्रव अगर धातु के रूप में अगर देखते हैं तो हमारा मरकरी हो जाएगा, यानी कि ये पारा होगा। अगर धातु बोलेगा तो द्रव की अवस्था में मरकरी, और अधातु अगर बोलेगा तो हम कहेंगे यहाँ पर ब्रोमीन की बात करेंगे, तो मरकरी और ब्रोमीन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जहां कहीं भी ब्रोमीन और मरकरी दे रखा है वही हमारा राइट होगा और ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। लेकिन छोटे छोटे सभी पॉइंट्स पर नजर बनाए रखिएगा, क्वेश्चन आपका किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने में कहता है कि कौन विद्युत का सुचालक हमारा अधातु होता है। तो मेरे भाई विद्युत का सुचालक हमारा जनरली धातु होता है, और कुचालक की अगर अधातु की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे हमारे अपवाद हैं जिसको हम लोग यहां पर जानते हैं। तो मेरे भाई अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप सीधा कहोगे कि सर यहां तांबा की बात करते हैं, ये तो हमारा धातु है, ये हमारा धातु है। यहां तो सर अधातु की बात कर रहा है तो ये तो हमारा ऐसे भी नहीं होगा। अगर एल्युमिनियम की बात करते हैं ये भी हमारा क्या कहेंगे, यहाँ पर धातु है, तो मेरे भाई ये ऐसे भी छांट देंगे, ये हमारा नहीं हो, चुकी अधातु को खोजा जा रहा है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, तो ये दोनों के दोनों हमारे अधातु होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये दोनों के दोनों अधातु होते हैं, ये दोनों के दोनों अधातु होते हैं। लेकिन मेरे भाई ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, इसमें मेटालिक लेक्चर होता है। ये अधातु होते हैं और इसमें क्या होगा कि इसमें मेटालिक लेक्चर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें मेटालिक लेक्चर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी कि इसमें चमक होती है। और ये आपको ध्यान रखना, अधातु में जनरली चमक नहीं होता है, लेकिन दो ऐसे अधातु जिसमें चमक होता है और वही हमारा ग्रेफाइट और आयोडीन है जिसमें चमक होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे अधातु होते हुए मेटालिक लेक्चर, यानी कि इसमें चमक होता है, ध्यान रखेंगे। ये कैसा होगा, मेटालिक लेक्चर कहने का मतलब ये हमारा कैसा होगा, तो ये हमारा चमकीला होता है, ये चमकता है, ये चमकीला होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। वैसे हम लोग जानते हैं कि अधातु चमकीला होता नहीं है, ये बस अपवाद में आता है, ये दोनों, इस बात को ध्यान रखना। अधातु हमारा डल होता है, उसमें चमक नहीं होता है। धातु में हमारा चमक होता है, सभी धातु में चमक होता है, क्योंकि धातु के पास इलेक्ट्रॉन होता है ना, जैसे ही उसको प्रकाश से एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, उत्सर्जित होने लगता है और वह काफी चमकीला आपको दिखता है। तो धातु चमक होती, धातु में चमक होगी, लेकिन अधातु में चमक नहीं होता है। लेकिन दो गो अपवाद है, और धातु होते हुए भी चमकीला होगा कौन, तो ग्रेफाइट और आयोडीन की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मामला है कि इन दोनों में से कौन हमारा यहां पर विद्युत धारा का संचरण करेगा, तो याद रखना आयोडीन तो नहीं करता है, कौन करेगा, तो कहेंगे ग्रेफाइट करता है। और भी रीजन है, उसको आप सभी लोग जानते होंगे। अगर हम यहां पर ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो हमने आपको बताया होगा कई बार कि ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। ये उष्मा का भी संचरण करेगा और ये विद्युत धारा का भी संचरण करता है। उष्मा और विद्युत ये दोनों का संचरण करता है, इस बात को ध्यान रखिए। दोनों का यहां पर ये दोनों का संचरण करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये दोनों का संचरण करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर ग्रेफाइट की बात करते हैं, ये लाइन आपको ध्यान रखना। ग्रेफाइट में हमारा ऐसा पॉसिबिलिटी होता है। अब यहां पर दूसरी बात आपको ध्यान रखना, जब ग्रेफाइट की हम बात करते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। जो ग्रेफाइट हमारा होता है ये एक कार्बन, तीन ही कार्बन से हमारा जुड़ा होता है। इसका मतलब इसके पास एक हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा होता है, यही दोनों काम कर देता है, यही उष्मा का संचरण भी कर देता है, यही उष्मा का संचरण भी कर देता है, और साथ ही साथ यही विद्युत धारा का भी संचरण कर देता है, इस बात को आप ध्यान रखें। यही विद्युत धारा का संचरण भी कर देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारा दोनों का संचरण हमारा करता है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाता है, क्योंकि एक कार्बन तीन ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, तो हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है इसके पास। इसलिए हम कहते हैं ग्रेफाइट हमारा यहाँ पर विद्युत धारा का संचरण करेगा, उष्मा का भी संचरण हमारा करता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कौन सा हमारा उपधातु है, कौन सा हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। याद रखिएगा, जब भी मेटलॉइड्स की बात आती है, जब भी यहाँ पर उपधातु की अगर बात होगी, तो उपधातु हमेशा धातु और अधातु को अलग करने का काम करता है, और ये जिगजैग पाथ में आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत, याद रखिएगा। तो इसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा हमारा होगा, ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि मेटलॉइड्स में लोग कहेंगे जर्मेनियम हमारा यहाँ पर हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं, दे रखा है, कहता है कि कोलाइड के संदर्भ में बताइए कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। अभी जस्ट हमने आपको बोला था मेरे भाई, जब कभी भी आपसे कोलाइड की अगर बात करता है तो दो चार बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो कोलाइड हमारा होगा ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये कैसा होगा, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस होता है। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की हम बात करते हैं, जिसको विषमांगी मिश्रण हम कहते हैं। ये हमारा विषमांगी मिश्रण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हेट्रोजीनियस यानी कि ये हमारा विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरी बात, अगर हम कोलाइड्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो जैसे कोलाइड्स के जो एग्जांपल होंगे मेरे भाई वो क्या हो सकते हैं, तो कोलाइड्स के एग्जांपल्स हमारे ब्लड वगैरह होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो यहाँ पर ब्लड हो गया, अगर हम मिल्क की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सब हमारा क्या कोलाइड्स हमारा होता है। ये सब हमारा कोलाइड्स होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कोलाइड्स के जो मेरे भाई इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है, जो भी पार्टिकल इसके अंदर हमारा तैरती अवस्था में होता है, ये पार्टिकल साइज की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, पार्टिकल का जो साइज होता है वो याद रखना मेरे भाई, ये कितना होगा, तो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के याद रखना 1000 एंगस्ट्रॉम तक हमारा होता है। ये याद रखना आपको। तो यहां पर कह रहा है कि उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो मेरे भाई सबसे पहला चीज हमारा विषमांगी मिश्रण होगा, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। दूसरा हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो कोलाइड्स हमारा होता है ये प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। ये क्या करेगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे सीधा सीधा ये प्रकाश का, यहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन भी ये करेगा, चूंकि साइज इसमें होता है, छोटे छोटे पार्टिकल तैरते रहते हैं, प्रकाश जब जलाइएगा तो प्रकाश को बिखर देता है ये, तो इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन संभव है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी ये करता है। दूसरी बात मेरे भाई, ये इतने छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि आप इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यहां कह रहा है कि कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, जो कि गलत है। कण को आप नंगी आंखों से नहीं देखते, इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ध्यान रखना, कोलाइड्स में कण को नेकेड आई से नहीं देख सकते, इस बात को ध्यान रखिए। इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ये चीज लाइन आपको ध्यान रखना, इससे नहीं देख सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। और कह रहा है कि कण छानने से पृथक नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत छोटा छोटा कण होगा, इससे पृथक हमारा छानने से नहीं होता है। यानी मेरे भाई आप अगर इसको छानेंगे छननी से, तो ये आपका छनाएगा नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं ऐसा। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, साइज बहुत छोटा होता है इसलिए हम छान नहीं सकते हैं। ये क्यों नहीं, तो कहेंगे साइज बहुत छोटा होने के कारण, इस बात को ध्यान रखना, साइज बहुत छोटा होने के कारण, साइज बहुत छोटा होने के कारण हम इसको छान नहीं सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हाँ माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं इसको। अगर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल आप कर लीजिएगा तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसको कैसे देखेंगे, तो ये हमारा माइक्रोस्कोप से इसको आप देख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये गलत है, क्योंकि आपको कह रहा है कि आप खुली आंखों से नंगी आंखों से आप देख सकते हैं, जो कि गलत है। अगर गलत है तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको इस तरीके से आंसर करना था नहीं। आगे चलते हैं, अगला हम लोग यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने में कहता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में कणों का जो आकार होता है हमारा कैसा होना चाहिए। मेरे भाई सीधी सी बात है यहां पर कि कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में बोला गया है, और इसमें आपको पार्टिकल्स के साइज के बारे में बोला गया, कण का आकार हमारा कैसा होगा। अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम कहते हैं कण का जो साइज हमारा होता है वो कितना हो, तो इसका साइज याद रखिएगा 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ये कहां तक, तो हमारा 1000 एंगस्ट्रॉम तक हमारा होता है। इतना बड़ा, इतना साइज का ये हमारा होता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब आप समझते हैं, एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है, 10 गुना में 10 के पावर आपका कितना, तो -10 मीटर हो जाएगा। आप समझ लीजिए कितना छोटा हमारा होगा। इतना से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम अगर कह रहे हैं, इसका मतलब 10 के पावर -10 मीटर यहां भी कहिए। आप यहां पर 10 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 10 के पावर 10 से डिवाइड कर रहे हैं। इतना इतना इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से ये आपका 1 से 10 से 1 10 का आपका कट जाएगा, यानी कहने का मतलब मेरे में 10 के पावर 9 बच जाएगा। तो इसको आप सीधा कह सकते हैं 1 नैनोमीटर हमारा हो जाएगा। ये 1 नैनोमीटर से लेकर के इसी को आप 100 नैनोमीटर भी आप कह सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन तो आपके हाथ में है ना, तो नैनोमीटर में भी आप बता सकते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उसके कण का आकार हमारा क्या होगा, कि यहाँ पर हमारा बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, और वो हमेशा तैरते रहता है, चूंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है और वो तैरती अवस्था में हमेशा देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं मेरे भाई, जो अगर ट्रू सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, समझना गौर से, क्योंकि समान अविलियन की बात कर रहा है, और आपको अगर हम ट्रू सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो आप एक बात जान लीजिए, ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा सामान्य विलियन हमारा होगा। अगर हम ट्रू सॉल्यूशन सामान्य विलियन की अगर हम बात करते हैं, इसका जो साइज हमारा होता है वो कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है, इसके जो साइज होंगे
बात करता है अगर आपसे बात करता है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, तो सामान्य विलयन का मतलब क्या होगा? सामान्य विलयन का ट्रू सॉल्यूशन की बात करेगा तो ट्रू सॉल्यूशन का साइज हमारा 10 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है? कम होता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से हमारा 10 और 10 से हमारा ज्यादा होता है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? सामान्य विलयन के कण से छोटा होगा? नहीं, सामान्य विलयन के कण से हमारा बड़ा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सामान्य विलयन के कण से कहां है? बड़ा होगा। सामान्य विलयन के कण से हमारा बड़ा हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आपका एकदम इजी चीज है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे पॉइंट्स पर नजर रखेंगे तभी जाकर के आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। अगला देखिए, बालू है और नौसादर है। बालू में क्या मिक्स है? नौसादर। नौसादर क्या दिखा आपको? NH4Cl। अगर NH4Cl दिख गया तो समझ लेना तो वहां पर ऊर्ध्वपातन का प्रोसेस यूज करेंगे, दूसरा कुछ नहीं सोचना। एक लाइन में कहानी खत्म। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला कहता है कौन जल के साथ कोलाइडल विलयन बनाता है? तो जल के साथ, पानी के साथ जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा बनता है, जल के साथ कोलाइडल विलयन अगर बनाता है तो हम कहेंगे इसमें नमक, गोंद, तुतिया और हम कहेंगे खड़िया। इसमें से हम कहेंगे कौन बनाता है मेरे भाई? गोंद बनाता है। अगर गोंद की बात करते हैं, स्टार्च की हम बात करते हैं, जब स्टार्च को पानी में हम लोग डालते हैं तो याद रखना मेरे भाई, वो हमारा क्या बनाता है? कहेंगे यहाँ पर कोलाइड बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम किसको डालते हैं, तो जब पानी में स्टार्च की हम बात करते हैं, स्टार्च को मिलाते हैं, जब पानी में स्टार्च मिलाते हैं तो याद रखना कोलाइडल सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त? कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, प्राप्त प्राप्त होता है। और जो गोंद होता है ना, ये कोलाइडल सॉल्यूशन में ही हमारा आता है। एक लाइन में कहानी सिंपल। आगे चलते हैं। अगला हमारा कि कौन हमारा उपधातु होता है? उपधातु के बारे में आप जानते हैं, जर्मेनियम हमारा उपधातु हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला कहता है जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं और एक निश्चित अनुपात की बात अगर करता तो मेरे भाई हम लोग इसमें किसके साथ जाते थे? यौगिक के साथ जाते हैं। अगर अनिश्चित अनुपात बोलता तब हम मिश्रण को कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न से किसे परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस हमारा होता है? ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, अगर मेरे भाई यहां पर डिस्पर्स्ड फेज की अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर डिस्पर्स्ड अगर फेज की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं परिक्षेपित अवस्था के नाम से लोग जानते हैं। ये हमारा कैसा होगा? कहीं यहां पर प्रेक्षेपित अवस्था की हम बात कर रहे हैं। हमारा प्रेक्षेपित अवस्था हमारा हो गया, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिस्पर्स पे, जो हमारा होता है ना, ये सॉल्यूट के टर्म में इसको हम लोग देखेंगे, याद रखना। और सॉल्यूट कहने में जो कम मात्रा में होता है। दूसरा हमारा डिस्पर्सन मीडियम की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम की हम बात करेंगे। और ये जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ये हमारा परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो परिक्षेपण माध्यम हमारा होगा ना, ये इसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, याद रखना मेरे पास। सॉल्यूट को हिंदी में हम विलय के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। सॉल्वेंट को हम लोग यहाँ पर विलायक के नाम से जानते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगर जैसे कि हम नमक और पानी का घोल बनाते हैं, तो ये हमारा नमक है, और नमक को किसमें? तो हम पानी में मिक्स करते हैं, तो नमक पानी का हमें घोल बन जाता है। यहां पर ये हमारा घोल बनेगा। जो घोल बनेगा इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। इसको हम विलियन कहते हैं। और जो पानी हमारा होगा इसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। और जो नमक कम मात्रा में उसमें हम ऐड करते हैं, इसको हम सॉल्यूट कहते हैं। तो जो कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा हमेशा। तो यहां पर वही चीज हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है। ये ज्यादा मात्रा वाला को सॉल्वेंट कहेंगे और कम मात्रा वाले को सॉल्यूट कहते हैं। तो वैसे हमारा ये भी चीज होता है। किसमें क्या मिक्स हो रहा है? तो पानी में नमक घुलता है ना, कि नमक में पानी घुलता है। तो नमक पानी में घुलता है, इसका मतलब ये डिस्पर्सन मीडियम होगा, ये डिस्पर्स्ड फेज हमारा होता है। तो वैसे ही हमारा यहां पर भी कहानी है। कह रहा मेरे भाई कि निम्न में से किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण अवस्था हमारा ठोस होगा? तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आपके सामने में आता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं मेरे भाई। ये हमारा क्या होगा कि हमारा यहां पर जेल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का अगर आंसर हम लोग करेंगे तो हम कहेंगे यहां पर हमारा सीधा क्या, तो कहेंगे जेल कहेंगे। ये जेल हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा कि यहां पर हमारा जेल हो जाएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर से। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्पर्स्ड फेज होगा हमारा लिक्विड स्टेट में हमारा होगा, ये द्रव अवस्था में होता है, ये लिक्विड हमारा होगा। और जो परिक्षेपण माध्यम हमारा होगा ये सॉलिड अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में हमारा होगा। यानी कि द्रव का ठोस में मिलना, द्रव का ठोस में मिक्स हो जाना, द्रव का ठोस में मिक्स हो जाना हमारा क्या कहलाता है? जेल कहता है, जेल कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि लिक्विड मेरे किसके हैं? तो लिक्विड हमारा सॉलिड में मिक्स हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं जेल कहते हैं।
अगर हम यहां पर इमल्सन्स की बात करते हैं तो कई बार इस पर क्वेश्चन पूछता है। इमल्सन्स याद रखना कि एक लिक्विड होगा और दूसरा भी हमारा क्या होता है, यहां पर लिक्विड होता है, और लिक्विड लिक्विड हमारा इमल्सन्स होता है। तो लिक्विड लिक्विड में इमल्सन्स होगा, तो आपको ध्यान रखना है इसमें से अगर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में अगर हमारा मिक्स होता है तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि जो कम मात्रा में उसको हम कहते हैं यहां पर डिस्पर्स्ड फेज, और जो ज्यादा मात्रा में उसको डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। और याद रखना लिक्विड लिक्विड का मिश्रण हमारा इमल्सन्स कहलाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम यहां पर बात करते हैं सॉल्ट की बात करते हैं, एक सॉलिड और लिक्विड की हम बात करेंगे, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सॉलिड होगा दूसरा हमारा लिक्विड होगा, लेकिन जो सॉलिड हमारा ये हमारा सॉल्यूट होगा, यानी कि आप सीधा समझ लीजिए डिस्पर्स्ड फेज होगा। और जो लिक्विड की बात कर रही है हमारा क्या होगा कि यहां पर सॉल्वेंट की हम बात करते हैं, तो ये हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में हमारा जाकर के मिक्स हो जाएगा, तो डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज हमारा क्या होगा यहां पर सॉल्यूट होगा, तो हमारा सॉल्यूशन सॉल्व बनकर के आता है। इस तरीके से हम लोग को ध्यान रखना है। और अगर सॉलिड और गैस गैस अगर मिल जाएगा तो उसको हम लोग एरोसॉल कहते हैं। तो सॉलिड और गैस की अगर हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना ये सॉलिड है और ये किस में, तो गैस में हमारा होगा। तो ध्यान रखना ये हमारा कह सकते हैं इसको हम लोग सॉल्वेंट की तरफ हम लोग देखते हैं, और इसको हम लोग क्या कहेंगे तो ये हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। तो जो सॉल्यूट होगा वो डिस्पर्स्ड फेज और ये डिस्पर्सन मीडियम का तुम्हारा एरोसॉल बन जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो बात मैंने बताया ना इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, काम का चीज है और कई बार आपके एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगला कहता है कि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो, देखो दोनों द्रव की बात कर रहा है। अगर दोनों हमारा यहां पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों द्रव अवस्था में हमारा होता है, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था दोनों अगर द्रव अवस्था में होगा, दोनों अगर लिक्विड होगा, इसको इमल्सन कहते हैं। तो आप सीधा इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, तो इमल्सन आप करोगे और यही करेक्ट आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसेस पदार्थ की विलेयता क्या होती है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो मेरे भाई सबसे पहला चीज तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। और सॉल्युबिलिटी का जो कंसेप्ट दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है, इसको ध्यान रखना। ये कंसेप्ट हमारा सॉल्युबिलिटी जिस कंसेप्ट पे काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन कई बार ये भी लाइन पूछा गया है, इसीलिए मैं आपके सामने ये चर्चा कर रहा हूं। ये कंसेप्ट हमारा कौन, तो कहेंगे हेनरी लॉ पर हमारा काम करता है। किस पर काम करता है, तो याद रखिएगा ये हमारा हेनरी लॉ पर हमारा काम करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सॉल्युबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये हमारा किस पर काम करता है, हेनरी लॉ पर काम करता है, ये लाइन आपको ध्यान रखना है। अब मामला क्या है मेरे भाई, इसमें अलग अलग केसेस में हम लोग समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको लिक्विड में गैस को अगर मिलाना है, अगर लिक्विड में आप गैस को मिलाते हैं और गैस को अगर लिक्विड में अगर आप मिलाते हैं तो इसकी सॉलिडिटी बढ़ेगी कब, ये सॉलिडिटी प्रेशर के बढ़ने से, दाब के बढ़ने से हम लोग कहते हैं मेरे भाई। सबसे पहला चीज आप ये जान लीजिए, अगर दाब अगर बढ़ाते हैं, अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो याद रखना द्रव में गैस की सॉलिडिटी बढ़ती है। द्रव में गैस की सॉलिडिटी क्या होगी, कहेंगे गैस की जो सॉलिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन यही चीज आपको ध्यान रखना है, ये दाब बढ़ाने से ऐसा होगा। अगर हम टेम्परेचर को अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो याद रखना जब टेम्परेचर को बढ़ाने की बात आती है तो याद रखना मेरे भाई कि द्रव में गैस की सॉलिबिलिटी घट जाती है। यहां पर घट जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दो पॉइंट्स आपके सामने में यहां पर है और ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना, और हेनरी लॉ पर ही हमारा ये काम करता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको ध्यान रखना। और बीपीएससी ये क्वेश्चंस को बहुत बार पूछती है, इसलिए आने की संभावना ज्यादा है। तो आपको तापक्रम बढ़ाने की अगर बात करेगा तो किसी द्रव में अगर गैस को मिलाने से सॉलिडिटी क्या होगा, ये सीधी सी बात है मेरे पे, घट जाएगा। लेकिन यही अगर बोलता दाब के साथ तो कहेंगे हमेशा बढ़ जाता। तो आंसर आप यहां पर ए ऑप्शन आपकी टिक आउट करते, ए ऑप्शन तब आपका राइट हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तब लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा अलग करते हैं। तो जब कभी भी आपसे साधारण नमक की बात करता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, तो सीधी सी बात है मेरे भाई, साधारण नमक की अगर बात करेगा तो जो खाने वाला नमक हमारा होता है NaCl की हम बात करेंगे। और जो NaCl साधारण नमक होता है ये समुद्र से निकाला जाता है और वाष्पीकरण विधि द्वारा इसको हम अलग करते हैं। ये किस विधि द्वारा अलग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसको हम लोग वाष्पीकरण जो विधि होता है, वाष्पीकरण विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विधि द्वारा पृथक करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसी विधि द्वारा हम इसको क्या करते हैं, तो पृथक करते हैं। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सेंधा नमक हमारा मिट्टी से प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं बादल के बारे में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया था मेरे भाई, बादल हमारा क्या कहेंगे, बादल हमारा कोलाइड होता है। मैंने इसके बारे में आपको पीछे ही बताया था कि बादल हमारा क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा कोलाइड होता है, उसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध सोना हमारा मुलायम होता है और उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में क्या मिलाते हैं, थोड़ी मात्रा में कॉपर यूज करते हैं। ज्यादातर हम लोग कॉपर ही उसमें मिक्स करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं। हम लोग दृढ़ अगर बनाना, उसको कठोर अगर बनाना है तो उसमें लोग क्या मिक्स करेंगे, तो उसके अंदर जो मिक्स करने के लिए हम लोग जाएंगे तो याद रखना कॉपर हो जाएगा, या फिर हम कहेंगे सिल्वर को
को मिक्स कर सकते हैं, निकल पैलेडियम ये सब मिक्स करते हैं। तो अगर दृढ़ बनाना अगर होगा तो उसमें क्या यूज करेंगे, तो कॉपर हो गया, निकल हो गया, पैलेडियम हमारा हो गया, साथ ही साथ हम कहेंगे यहां पर हमारा क्या होता है, कहेंगे सिल्वर की बात करते हैं। तो मेरे भाई इन सब जिंक को भी आप मिला सकते हैं इसमें, अगर हार्ड करना है तो आप इसमें जिंक भी मिला सकते हैं एक्सेट्रा। तो आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, जब कभी भी किसी भी सोना की हम बात कर रहे हैं और सोना को क्या करना, तो आपको कठोर बनाना है, यानी कि शुद्ध सोना अगर मुलायम हमारा होता है उसको अगर हार्ड बनाना होगा तो वैसी परिस्थिति में हम क्या मिलाएंगे, तो याद रखना इसमें से कुछ भी चीज मिला सकते हैं। तो अगर कॉपर ऑप्शन में दे रखा तो कॉपर को टिक आउट करेंगे और वही हमारा तांबा होता है। एक लाइन में कहानी हमारा सिंपल। यहां पर आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन हमारा नहीं है वो आपको बताना है मेरे भाई। दूध का जमना, दही का बहुत खट्टा होना, दूध से मक्खन बनना, दूध से पनीर बनना। तो दूध से पनीर बन गया, दूध से मक्खन, दूध से मक्खन, दूध से मक्खन, दूध का खट्टा होना ये तो नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन हमारा होता है। दूध का जमना ये भी हमारा केमिकल हो जाएगा, दूध से पनीर बनना ये भी केमिकल हो जाएगा, इसका मतलब दूध से मक्खन की हम बात करेंगे तो यही हमारा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन हमारा नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मक्खन की बात करेगा तो यही हमारा नहीं होगा। आगे चलते निम्नलिखित में से कौन सा विलियन नहीं है आपसे बोला गया है, कौन सा मेरे भाई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पीतल की बात कर रहा है, तांबा की बात कर रहा है, शरबत की बात कर रहा है, ये हमारा एक मिश्रण है, ये भी एक मिश्रण, तांबा भी हमारा मिश्रण, सॉरी तांबा मिश्रण नहीं होता है, ये तांबा जो है ये मिश्रण नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हमारा हो जाएगा। क्योंकि पीतल को अगर देखें तो इसमें कॉपर और हमारा जिंक होता है, अगर शरबत में तो आपको पता है कि ये हमारा मिश्रण होता है। अगर कोई भी अगर हमारा मिश्रण है तो आपको ध्यान रखना कि हमारा एक सॉल्यूशन है, हमारा एक विलियन है, तो ये भी हमारा क्या कहेंगे, ये भी हमारा यहाँ पर मिश्रण होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये भी हमारा क्या कहेंगे, ये भी हमारा यहाँ पर एक मिश्रण होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन तांबा की बात करेंगे तो ये मिश्रण नहीं है और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। आगे मेरे भाई, चॉक को पीस करके जल में घोलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, चॉक मतलब समझते हैं ना, निलंबन बन जाता है, ध्यान रखेंगे, ये सस्पेंशन पार्टिकल्स हमारा बन जाता है, निलंबन बन जाता है, चौक की हम बात कर रहे हैं। तो जो चौक होता है इसको अगर पीस करके पानी में अगर घोल दीजिएगा तो चौक मेरे भाई पानी में पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होता है, पूरी तरीके से उसमें हमारा नहीं घुलेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वो एक निलंबन बन जाता है। और ध्यान रखना मेरे भाई कि वो हमारा एक सस्पेंशन का काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो चौक को पीस करके पानी में मिलाते हैं तो वो एक निलंबन यानी कि सस्पेंशन हमारा हो जाता है, और निलंबन के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हमारा मिश्रण है। तो मिश्रण की बात करेगा, चांदी मिश्रण थोड़ी होता है, चांदी एक तत्व होता है, ये नहीं होगा। दूसरा हाइड्रोजन की बात करेगा तो ये भी मिश्रण हमारा नहीं होगा, हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन भी हमारा मिश्रण नहीं होगा। जल की बात करेंगे मेरे भाई, जल हमारा यौगिक है, इस बात को आप ध्यान रखना, ये हमारा यौगिक है, ये हमारा यौगिक है, तो मिश्रण ये भी नहीं होगा। अगर एयर की बात करते हैं, ये हमारा मिश्रण है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तो एयर हमारा मिश्रण होता है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, हम कहेंगे कौन इसमें से मिश्रण होगा, तो आंसर करेंगे डी, आपका करेक्ट हो जाएगा। आज मेरे भाई हम इसको यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि कल क्या करेंगे, कल जब हम आएंगे तो हमारा कोशिश यही रहेगा थोड़ा और फास्ट करने का, क्योंकि थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो आपके थोड़े अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं जहां पे समय देना होता है। लेकिन जहां तक आज मैंने करा दिया है, इसका बोर्ड पीडीएफ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए ये क्लासेस आपको डेली हम बेसिस पर देंगे, और आप सभी लोग मेरे भाई लाइव आकर के इस क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा आप इससे बेनिफिट लीजिए। और आप देखते हैं कि आपको छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करके जाएगा, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को आप कवर कीजिए, और छोटे छोटे पॉइंट्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करने लगेगा तो वहीं से आपका बेसिक जो होता है वो काफी मजबूत हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास ये बोर्ड पीडीएफ भी हम आपको भिजवा देंगे, टेलीग्राम चैनल पर बोर्ड पीडीएफ इसका चला जाएगा, एक बार स्क्रॉल कर लीजिएगा, कम से कम तो देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा हाँ किसमें क्या होना, किसमें क्या होना, बस इतना ही दिमाग में रखना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर कल, जैसे ही दूसरा चैप्टर खत्म होगा तीसरे चैप्टर को लेकर के आएंगे, और हमारा ये टारगेट है कि 9th का जैसे ही खत्म होगा उसके बाद 10th का हम यहाँ पर एनसीईआरटी शुरू करेंगे, और ये डेली आपका चलना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में। हाँ, एक और बात हम आप लोगों से शेयर करना चाह रहे थे, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, हम सभी लोग से ये कहना चाह रहे थे, एक काम हम आप लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग एग्री होंगे तो आपके लिए हम करेंगे। हम चाह रहे हैं क्या, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, एनवायरमेंटल साइंस है, इनमें से मेरा एक प्रयास है आप लोगों के लिए कि अगर फिजिक्स का 5, 6, 7 चैप्टर जो हमारा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का जो 5, 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का जो 5, 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और एनवायरमेंटल साइंस का जो 4, 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसकी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को हम लेकर के आपके सामने आए, और वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अगर हम आपको करा देंगे, हमको लगता है कि वो चैप्टर भी आपका मजबूत हो जाएगा, जो चैप्टर आपके एग्जाम में खास करके क्वेश्चन पूछता है, चैप्टर आपका बढ़िया तरीके से मजबूत हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, आप पहले से पढ़े हुए हैं फिर भी रिवीजन हो जाएगा, तो ये एक बेस्ट चीज होगा। अगर आप सभी लोग एग्री होंगे तो हम आपके लिए काम करेंगे, चैप्टर वाइज वाला जो मामला है। ठीक है, तो आज इस क्लासेस को यही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर कल 1 बजे, धन्यवाद।